चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राकेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अवनी बंसल हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अखिलेश कटियार हैं, स्वागत, शुक्रिया सर आपका। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी भी हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। अवनी जी, शुरुआत आप ही से करने जा रहा हूं। भारत न्याय यात्रा का मकसद क्या है? भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा नो डाउट बहुत फ्रूटफुल रही थी। कर्नाटक और हिमाचल जीत के तौर पर कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गिरे थे, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा का फायदा उन स्टेट्स में नहीं हुआ जहां पर हाल ही में चुनाव हुए, मसलन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब भारत न्याय यात्रा का सैद्धांतिक मकसद क्या है और इस न्याय यात्रा से आप किसको न्याय दिलाने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए 30 जनवरी 2023 का वो दिन आपको याद होगा जब श्रीनगर में गिरती बर्फबारी में राहुल गांधी जी लोगों से संवाद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों के दर्द को समझ सकता हूं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहले दिन से बहुत साफ था कि एक वैचारिक यात्रा है। हमें लगता है कि आज के युग में भारत जिस समय से गुजर रहा है वहां पर भाजपा और कांग्रेस की सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये इस देश की आत्मा, इस देश के विचार को बचाने की लड़ाई है। जो पहले राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करके लोगों को मोहब्बत का संदेश दिया, मोहब्बत की दुकान खोली नफरत के बाजार में, और जो लोगों से सीधे संवाद कर उनके दिलों तक पहुंचने की मुहिम करी, उसी योजना को आगे बढ़ाएगी भारत न्याय यात्रा। अब आपका सवाल था कि भारत न्याय यात्रा क्यों? उसका एक सिंपल सा जवाब है, भारत न्याय यात्रा जो है वो इस देश में न्याय की लड़ाई लड़ने की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। अब आप पूछेंगे कि न्याय किसके लिए और अन्याय कौन कर रहा है और कौन सा न्याय है जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है। देखिए 3 तरह के अन्याय इस देश में बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर हो रहे हैं। पहला है राजनीतिक अन्याय। सूची बड़ी लंबी है पर कम समय में एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। अब राजनीतिक अन्याय क्या है? इस देश में मणिपुर के राज्य में लाशें बिछ जाती हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो क्या मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुन के नहीं लेकर आए थे? क्या मणिपुर इस देश का एक राज्य नहीं है? तो फिर मणिपुर के मामले पर चुप्पी क्यों? राजनीतिक अन्याय। दूसरी बात, सामाजिक अन्याय। देखिए साक्षी मलिक एक ऐसी महिला जिसने इस देश का पूरे देशों के सामने सर ऊंचा किया, आज वो कैमरे पर रोते हुए अपने जूतों को मेज पर रखते हुए कहती है कि बस मैं इसके आगे नहीं लड़ पाऊंगी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते। मोदी जी बेटियों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन बेटियों के न्याय की लड़ाई पे अपना मुंह चुप कर लेते हैं। आर्थिक लड़ाई, हमने देखा कि इस देश में बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं वो आत्मा कांप जाए ऐसे आंकड़े हैं। देश के कुछ युवा संसद में उतरकर खलबली मचा देते हैं, कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है। लेकिन उन मुद्दों पर बात करने की बजाय आप एक साथ एक ऐतिहासिक संख्या के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देते हैं, और जब संसद में और कोई नहीं सिर्फ आप हैं तो आप ऐसे कानून पास कर देते हैं जिसका इस देश के पूरे क्रिमिनल लॉ सिस्टम पर असर पड़ेगा। तो ये जो तानाशाही है ये नहीं चलेगी। न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, और आज ये बदकिस्मती है कि हमें अपने ही देश की पार्टी भाजपा के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तो न्याय की लड़ाई है, और राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो सीधे दिलों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी की तरफ से तो सियासी तंज निकलकर सामने आ गया कि राहुल गांधी को तो अब एक धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्रा करनी चाहिए। वो यात्रा करके आखिरकार क्या साधना चाहते हैं? अनिल विज का स्टेटमेंट हमने सुन लिया कि भाई वो तो एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं और इसलिए वो यात्रा करके तमाम प्रोफेशन में अपने हाथ आजमा रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स को लेकर राहुल गांधी वे जो आरोप लग रहे हैं उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए बहुत ही शर्मनाक बयान है ये, और ये ऐसे ही लोगों के द्वारा आ सकता है जिन्हें इस देश के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। इस देश में महात्मा गांधी ने जो यात्राएं निकाली उससे हम अपनी देश की आजादी को कमा पाए।
तो ये कह देना कि धार्मिक यात्राएं निकल जाए, देखिए भाजपा को धर्म के आगे कुछ और दिखता ही नहीं, और वो धर्म में भी राजनीति घुसा देना चाहते हैं। ठीक है, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस राकेश मुद्दे जी, में कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि भारत न्याय यात्रा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लड़ी जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, भारत न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया कि यह न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। बड़ी खबर, भारत न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर तंज कसा। बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। एक दिन यात्रा करते करते राहुल इटली चले जाएंगे। यह स्टेटमेंट आया कि जहां जहां यात्रा निकली वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और यह स्टेटमेंट है बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का। राकेश जी, स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और इन तमाम चीजों से बीजेपी कितना असहज महसूस कर रही है राकेश जी? क्या यह यात्रा बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी? क्योंकि यहां पर अवनी जी स्पष्ट कह रही हैं कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही मोर्चों पर मौजूदा सरकार के अंदर कई लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से भारत को एकजुट करने के लिए इस नाजुक वक्त में इस यात्रा का सहारा लेना पड़ रहा है। राकेश जी, अवनी जी सही कह रही है। वैचारिक यात्रा कैसी हुई है? अपनी विचारधारा को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। जब आप गठबंधन करते हैं उदयनिधि स्टालिन से, तो आपकी विचारधारा कहाँ चली जाती है? आप सनातन धर्म का विरोध करने वाले, उसका उन्मूलन करने वाले जो लोग आपके बगल में खड़े होते हैं, तो वैचारिक यात्रा आपकी कहाँ चली जाती है? आपकी विचारधारा कहाँ से शुरू हुई थी? जब महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, जब जेल से छूटने के बाद, अलीपुर जेल से छूटने के बाद महर्षि अरविंद ये कहते हैं कि अगर भारत आगे बढ़ेगा इसका मतलब सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, अगर भारत ऊंचा उठेगा इसका मतलब सनातन धर्म ऊंचा उठेगा। उस सनातन धर्म के उन्मूलन करने वालों के साथ आप खड़े होते हैं, तो ये स्पष्ट है कि आप वैचारिक यात्रा आपकी समाप्त हो चुकी है। आपका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के पुरखों से कोई लेना देना नहीं है, न तिलक से लेना देना है, न गांधी से लेना देना है, न अरविंद से लेना देना है। आप वामपंथियों, कांग्रेस आज आयशा और वामपंथियों के कब्जे में है, और यही कारण है कि अपने आसपास जो लोग बैठा है वो यात्रा निकाल रहे हैं सनातन धर्म के उन्मूलन का। और दूसरी बात आपने कश्मीर की, अवनी जी आपने कही, कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका जी बर्फ के गोले उड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, यात्रा में तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। इसके पहले वही कश्मीर था जहां से तमाम लाखों कश्मीरी पंडितों के हत्याएं की गई, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। और दिल्ली की सड़कों पर अवनी जी अगर आप जाएंगी तो वो शेल्टर देखने को मिलेगा कि जहां शरणार्थी रुके, अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। तो ये तो खुशनुमा माहौल आपको देखने को मिल रहा है, और आप यात्रा सुरक्षित रूप से कर रहे हैं और तिरंगा झंडा फहरा रही है। वो इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथ में 140 करोड़ की जनता ने एक बागडोर हिंदुस्तान की सौंप रखी है, इसलिए सुरक्षित है। और जहां तक न्याय यात्रा की बात है, न्याय कहां? आपके हाथों में इस देश की बागडोर रही है, कांग्रेस ने शासन किया है। आप बताएंगे कि 48 करोड़ लोग अगर बैंक खातों से आज भी दूर थे, तो भारत की व्यवस्था से दूर थे, उसको जोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। अगर शौचालय करोड़ों लोगों, 10 करोड़ के आसपास शौचालय बने हैं तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बने हैं। और आप यकीन मानिए, किसानों के लिए इतनी आवाज उठाते हैं आप लोग। आज जब चुनाव आया था, चुनाव के समय आप 2009 में आपने कहा कि मैं किसानों का कर्ज माफ करता हूं। अरे कोई आपका पैसा नहीं था, 75,000 करोड़ आपने माफ किया, सरकार बनाई। यहाँ 80,000 करोड़ पॉलिसी बनती है, नीति बनती है। 80,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों के खाते में जा रहे हैं। ये नीति, नियत और नेतृत्व का मामला है। कांग्रेस के पास जवाब दे दीजिए ना राकेश जी, क्या भारत न्याय यात्रा बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी? भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल जीत लिया था, दोनों ही राज्यों में आप की पार्टी की सरकार थी। क्या ये भारत न्याय यात्रा 2024 में बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी या नहीं?
देखिए कांग्रेस बीजेपी अपने आप बीजेपी में के चुनौती है। मेरे को अपनी बात रखने दीजिएगा। कांग्रेस चुनौती है। 20वीं बार राहुल गांधी की लॉन्चिंग हो रही है। बीजेपी के 20वीं प्रवक्ता बार। ठीक है, यानी और ठीक इस है, ठीक है। लॉन्चिंग में अवनी जी भी छोटा सा वो फेल हो रिएक्शन, रहे फिर हैं। उसके बाद मैं सीधे लगातार अखिलेश जी के पास जाऊंगा। लॉन्चिंग पे बीजेपी बार लॉन्चिंग। बार कह रही है कि अरे कांग्रेस पहले पार्टी हर ठीक बार से को खड़े राहुल होना गांधी को सीखिए। रिलॉन्च करने के लिए इस तरह की यात्राओं को जमीन पर उतारती है, और एक बार फिर से राहुल गांधी को नए कैलिबर में, नए फॉर्म में उतारने के लिए भारत न्याय यात्रा नाम की एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। क्या सिर्फ ये रिलॉन्चिंग है या वाकई में कुछ इससे हासिल हो पाएगा? देखिए बीजेपी के कैंप में हड़कंप मची हुई है। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, बीजेपी ने लाख कोशिश करी कि हम तो यात्रा को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, यात्रा से क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी के टी शर्ट से लेकर आरएसएस की हाफ पैंट तक काफी डिबेट उठाए, लेकिन मुद्दों पर कभी नहीं आए। तो बीजेपी की समस्या ये है कि उसको पता है कि एक ऐसा नेता जो सड़क पर जब निकल जाता है बेखौफ और निडर, तो इस देश का चरित्र रहा है कि लोग हमेशा सत्य और त्याग वाले नेता को चुनते हैं। एक ऐसे नेता को नहीं कि जो सिर्फ अपने मित्रों के पॉकेट में पैसे भरने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। आपको बात नहीं करें लगता कि किसानों बीजेपी की तरफ से जो बात करें एलिगेशन किसानों निकलकर की, सामने आया एक कि बात भारत बताइए। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले आप इंडिया गठबंधन को जोड़ लें, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको न्याय दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये विपक्ष की बात है। इंडिया अलायंस से उनको तकलीफ है, उनको हर पॉजिटिव काम से तकलीफ है, क्योंकि बीजेपी का काम है नेगेटिविटी की राजनीति करना, नकारात्मकता की राजनीति करना, डर और भय की राजनीति करना, लोगों को तोड़ने की राजनीति करना। तो कुछ भी पॉजिटिव काम करो, भाजपा वाले उसमें नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। बहरहाल अभी तो वो काफी भौकाए नहीं, ठीक हुए है, हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पॉजिटिविटी पता के है नाम पर कि आपने इस जो न्याय मोहब्बत की यात्रा से दुकान कितना असर की पड़ेगा। बात की थी नफरत के बाजार में, अब देखना है कि यहां पर कौन सी नई दुकानें खुलती नजर आएंगी। लौटूंगा इसी चर्चा पर और आके अखिलेश जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन में जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है उसके और बीच कांग्रेस का यह नया प्रपोजल भारत न्याय यात्रा समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह से नजर आया। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार भारत न्याय यात्रा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका ऐलान किया गया, उसके बाद से अब कई राजनीतिक दल फिर एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर हुए हैं कि क्या कुछ नई स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, पीडीए के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को साधने में लगी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भारत न्याय यात्रा निकलकर सामने आई है, समाजवादी पार्टी इसको कितना सपोर्ट कर रही है, और इस एक नए हवन में जिसके माध्यम से सबको न्याय दिलाने की अलग कांग्रेस पार्टी जगा रही है, उसमें समाजवादी पार्टी की आहुति किस तरह से नजर आएगी? कुणाल जी, हर राजनीतिक दल को अपने प्रोग्राम बनाने, उनको चलाने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी एक देश का राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक दल है। वो अपने एजेंडे को, अपने कार्यक्रमों को लेके वो यात्रा कर रहे हैं। वो कोई उसको और किसी नजर से हम क्यों देखें? उनके नेता है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दों की बात करेंगे। अब आपने दूसरी बात कही कि इंडिया गठबंधन को इसे कैसे देखा जाए। इंडिया गठबंधन में यह बात साफ तय हो गई है कि जिस राज्य में जो राजनीतिक दल जमीन पे ज्यादा मजबूत है, उसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो सभी दलों ने चारों तरफ अपनी अपनी तैयारी अपने अपने राज्यों में कर ही रहे थे। हम सब लोग हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मानना है, गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी तो राम और भगवान भरोसे है, काम भरोसे नहीं है। अगर आप इनको कह दें कि आप मुद्दों पे बात करें, आप उपलब्धियों पे बात करें, भाई 9 साल 10 साल की आपकी सत्ता देश में हो चुकी है, तो बताने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए आपके पास। आपने किसानों के लिए क्या किया, गरीब अमीर के बीच में बढ़ती खाई को कितना बैलेंस किया, रोजगार। अगर किसी भी भारतीय जनता एक जगह से शुरू होता है और वो धर्म, भाग, भगवान, अगले जन्म, पिछले जन्म, वो वहीं पे रह जाते हैं। भाई इस देश में देश की 80% संपत्ति आज देश के 10% लोगों के पास इकट्ठे हो गई। क्या यही एजेंडा था भाजपा का जिसे आपने पूरा किया? किसानों की आमदनी 23 रुपया प्रति व्यक्ति किसान की आय है, क्या यही योगदान है?
बेरोजगारी का आलम यह है कि जहां पे 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 7 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया, जो हालत है, तो ये जो राकेश जी है या भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने बिल्कुल ये राम भरोसे ही है, ये भगवान भरोसे ही है। ठीक है, नहीं मैं मानता हूं सर, ये तमाम लूपहोल्स जो आप बता रहे हैं मौजूदा सरकार में वो हैं, लेकिन फिर क्या बात है कि इंडिया अलायंस आम जनता के वोटर्स जो आप वोटर्स हैं उसके बीच कॉन्फिडेंस क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा है? आप इंडिपेंडेंटली हाल फिलहाल में चुनाव लड़ते नजर आए ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मिजोरम में, तेलंगाना में, आपका क्या कुछ रिजल्ट रहा सर? आपके बीच बात नहीं बन पाई, कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, आप इंडिपेंडेंस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए नजर आए, कुछ हाथ नहीं लगा, फिर क्या बात है कि आम जनता अगर इतनी कमियां उसके बावजूद भी बीजेपी पर भरोसा जता रही है और आप पर वो एतबार नहीं कर पा रही? जी, आपने पूरा चुनाव कवर किया, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देके वो 18-17 साल के शासन काल में वो लाडली पहना योजना पे ही टिके थे। मतलब 18 साल में आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी बात कुणाल जी, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम राकेश जी बैठे हैं, हम पूछते भाई उत्तर प्रदेश की जनता की क्या गलती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप 950 रुपए किसानों को बोनस दे रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में कब दोगे? उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर हमारा गुनाह क्या है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दे दोगे, उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दोगे। गेहूं पे आपने बोनस वहां दे रहे हो 450 रुपए, यूपी की जनता को कब दोगे? यहाँ पे तो एमएसपी पे भी खरीदते नहीं हो, सब दलाल भरे पड़े, किसानों का खून चूस रहे, आवारा पशुओं की वजह से किसानों का जीवन दुश्वार है। ठीक है, आप जीते हैं, मैं जीत की बधाई हम सब आपको देते हैं, लेकिन इसमें ये जो राजनीति है मूल्यों पे, सिद्धांतों पे, जनता के हित के लिए करने का है, तो कुछ मुद्दों पे भी बात करें, कुछ जनता के लिए जो आपने कार्य किए उन उपलब्धियों पे भी बात करें। नहीं, जब मूल्यों पर, सिद्धांतों पर सर लड़ने की बात है तो फिर आखिरकार आपको पीडीए की बात क्यों करनी पड़ गई? आपको हाल फिलहाल में जो ब्राह्मण महासम्मेलन बुलाने की क्यों जरूरत आन पड़ी? और फिर आपको क्यों कहना पड़ा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, आखिरकार आपकी पार्टी ने किनारा क्यों कर लिया? अगर सारे के सारे चुनाव सैद्धांतिक मूल्यों पर ही और उन्हीं बिंदुओं पर लड़े जा रहे होते तो आप लोग भी फिर राम के नाम पर क्यों बात करते नजर आते? आप फिर ब्राह्मण वोटों को साधते हुए नजर क्यों आते? ठीक है, लौटूंगा आपके पास। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, तमाम यात्राएं निकलती नजर आ रही है, बीजेपी भी अपने हिसाब से काम करती नजर आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है 2024 से पहले ये जो भारत न्याय यात्रा है वो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा लकी मैस्कॉट साबित हो सकती है अगर इसको सही तरह से भुनाया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी भारत न्याय यात्रा? आलोक जी, पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद। बीजेपी के लिए क्या चुनौती बनेगी ये प्रश्न चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चक्रव्यूह रचना है वो आपको 22 जनवरी को दिखाई देगा 2024 को। हालांकि मैं कांग्रेस को इस बात की बधाई देता हूं कि कम से कम बीच में राहुल गांधी की कुछ खबरें भी चला करेंगी 14 जनवरी से वो भी भारत जोड़ो यात्रा कैसे के 5 सेकंड पर है या न्याय यात्रा पर है। न्याय यात्रा एक्चुअली प्रेमचंद का एक लाइन है कि हम भारत के लोगों वालों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। अब बात आती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है तो भारत में 75 सालों में कितना सामाजिक न्याय कर पाया कोई, और कौन कौन दल कितने समय तक सत्ता में रहा, इसके भी पन्ने पलटे जाएंगे ना। आर्थिक न्याय में जो इस समय प्रॉब्लम आई है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हुआ है, क्या ये 10 सालों में हुआ है या पिछले 75 सालों की जो जवाहरलाल नेहरू के समय की बड़े उद्योग लगाने की नीतियां से वहां की फिल्म? क्योंकि महात्मा गांधी तो कहते थे कि इस देश को बड़े रोजगार की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, छोटे रोजगार लगाए। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये आर्थिक मॉडल तो वहीं से डिस्प्यूट था। जवाहरलाल नेहरू बड़े बड़े उद्योग लगाना चाहते थे और उससे देश को लाभ भी मिला, अभी नहीं कर रहे, लेकिन देश में बेरोजगारी का जो मॉडल है, जो बेरोजगारी है वो 2014 के बाद नहीं आई है, ये 1947 से है। मतलब स्वतंत्रता की बात की अगर हम बात करें, अंग्रेजों के समय की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो बेरोजगारी जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से है। आप हर चुनाव में देखिए महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा विपक्ष एक टूल के रूप में हमेशा यूज करता है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी हमेशा रहती है। क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी तो सारी महंगाई खत्म थी, बेरोजगारी खत्म थी? तब
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो सारी बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? सारी महंगाई खत्म हो गई? जब बीजेपी विपक्ष में थी वो इसे टूल के रूप में उपयोग करती है, जब समाजवादी विपक्ष में होता है तो उसे टूल के रूप में उपयोग करती है। इसलिए ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन ये जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हैं ये पिछले 75 साल से हैं। इससे चुनाव जीते और हारे नहीं जाते। मैं रिपीट करता हूं, रिपीट, इससे चुनाव जीते और हारे नहीं जाते। इसके साथ दूसरे आपको तात्कालिक मुद्दे लाने पड़ते हैं और वो तात्कालिक मुद्दे जोड़ने पर विपक्ष अभी पूरी तरह से मुझे लगता है सक्षम नहीं दिखता। जैसे अभी एक सर्वे हुआ था एक चैनल में, उसे बताया गया कि महंगाई के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई मैं बताता हूँ स्टैग्नेंट मुद्दा है, महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा राम मंदिर निर्माण। तो जो इस तरह के मुद्दे जो कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, गति तेज कर देते हैं, विपक्ष के पास अभी कैटलिस्ट नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद इससे वो पुश, वो धक्का विपक्ष को मिलेगा। लेकिन अगर ये यात्रा विपक्ष की होती तो ये यात्रा तो कांग्रेस की है। काश ये यात्रा इंडिया गठबंधन की होती तो यूनिटी शायद अच्छी दिखाई देती। लेकिन इसमें भी एकला चलो रहे, राहुल गांधी तो महात्मा गांधी की बात मान रहे कि हम अकेले चले। अरे अकेले तो अखिलेश भैया को भी ले लेते और ममता बनर्जी को भी ले लेते, सबको मिलकर यात्रा करते तो शायद उसका प्रभाव यह आता कि इंडिया गठबंधन में यूनिटी दिखती। इसमें अभी यूनिटी का अभाव दिखाई दे। ठीक है, लेकिन राकेश जी यहां पर जो बात यहां पर आलोक जी कहते हुए नजर आए कि भाई इस यात्रा का असर क्या कुछ पड़ेगा वोटरों की दिलो दिमाग पर, वो तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी तो इसके हिसाब से अपनी रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे होंगे ना। हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के चलते फिर हमने भी देखा था कि भैया किस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह जगह पर शिविर लगाए गए थे, मोदी की गारंटी नाम की चीजें निकलकर सामने आई जिसका फायदा आपको चुनावों में हुआ। अब राहुल गांधी जो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मणिपुर में लोगों को न्याय नहीं मिला, महाराष्ट्र में लोगों को न्याय नहीं मिला, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर बस वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ चीजें थोप दी जाती हैं। जनता की कोई जो समस्या है, पीड़ा है, जो दिक्कतें हैं उन पर कोई गौर करने वाला नहीं होता। लिहाजा राहुल गांधी ने ये तमाम काम अपने कंधों पर लिए हैं। ये समस्या विपक्ष की यही है, वो जनता को समझते हैं कि वो कुछ नहीं समझती जनता, जबकि जनता सब कुछ समझती है। आंकड़े हम लाख गिना दें, अवनी जी आंकड़े गिना चुकी हैं, सपा के प्रवक्ता आंकड़े गिना दें कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आंकड़े पर जब हम गिनाते हैं तो जनता हमारे आंकड़ों को अपने जीवन में महसूस करती है क्या कि हमने कुछ किया है। हमने अगर 48 करोड़ लोगों को बैंक के खातों से जोड़ा है तो वो महसूस करते हैं कि बैंक के खातों से उनका जुड़ा हुआ है। अगर हमने शौचालय दिए हैं तो महसूस करते हैं, और ये भी महसूस करते हैं कि कांग्रेस के इतने दिनों में अगर 48 करोड़ उड़ाल जी और सारी योजनाओं को पीछे छोड़ दीजिए, 48 करोड़ लोग अगर बैंक की व्यवस्था से इतने सा आजादी के इतने वर्षों तक दूर रहते हैं तो आप मानिए कि भारत की अर्थव्यवस्था से 48 करोड़ लोग दूर थे। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, ये सब लोग साथी है ना। तो महसूस लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस की तरफ से तो ये भी तो कहा जा रहा है ना राकेश जी कि बीजेपी किसी की सुनती नहीं है, ना आप ग्राउंड जीरो पर सुन रहे हैं, ना आप संसद में सुन रहे हैं। 140 से ज्यादा तमाम सांसद एक शीतकालीन सत्र में सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जो रिकॉर्ड बन जाता है। तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही ना कि आखिरकार ना आप ग्राउंड जीरो पर सुन रहे हैं, ना संसद में सुन रहे हैं। तो ऐसे में लिहाजा वो फिर वोटरों के बीच जा रहे हैं, उनको मजबूरी में यात्रा निकालनी पड़ रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते नजर आए थे बीजेपी के मुख्यालय पर कि भाई हर एक मोदी की गारंटी के आगे एक बीजेपी कार्यकर्ता आगे भागता नजर आएगा बताने के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस कर रही तो दिक्कत क्या है बीजेपी को? कुणाल जी संसद में किसकी सुनेंगे? कुणाल जी अगर बात रखेंगे तब सुनेंगे ना। अगर हंगामा करेंगे तो संसदीय प्रक्रिया के तहत निलंबित होंगे आप। आपको हंगामा करने के लिए जनता ने नहीं चुना है। आप हंगामा करेंगे, आप उत्पाद करेंगे। और अवनी जी अभी सफाई दे रही थी, पहले दिन सारे की सारी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये कह रहे हैं और राहुल गांधी ये कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो बेरोजगारी से त्रस्त है उन लोगों ने हंगामा किया। अरे बेरोजगारी से त्रस्त है तो आप बंदूक उठाएंगे, आप नक्सलियों की तरह लोकतंत्र में हिस्सा लेंगे, आप ये कहेंगे कि हम संसद पर हमले करेंगे, अपने मोबाइल तोड़ेंगे। अरे सारे के सारे मोबाइल तोड़े हैं, ये अपराधी है, आतंकी है, ये बेरोजगार नहीं है। और बेरोजगार देश में कोई है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है। अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए उनकी यात्रा है।
ठीक है अखिलेश जी, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है कि भैया इंडिया अलायंस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जितना टाइम भारत न्याय यात्रा पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी देनी जा रही है, अगर इंडिया अलायंस की तमाम स्ट्रैटेजी पर यह काम कर लिया जाए तो शायद नीतीश कुमार जिस वजह से नाराज होते नजर आ रहे हैं कि बहुत डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, तो शायद वहां पर चीजें बेहतर हो जाएं। ना प्रधानमंत्री पद का फेस इंडिया अलायंस जारी कर पाया, ना आपका लोगो निकल पाया, ना आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने आ पाया, ना आप किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टेट्स में रैलियां करेंगे वो निकलकर सामने आया, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कुछ नहीं आया। हर सवाल अभी भी उलझा हुआ है, एक का जवाब नहीं है। शायद इन जवाबों पर आप ज्यादा काम कर लें तो शायद नीतीश कुमार जिस वजह से नाराज चल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी इंडिया अलायंस पर आरोप लगा रहे हैं, शायद ये आरोप या ये जो सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, उन पर सर फुल स्टॉप लग जाए। कुणाल जी बहुत सही बात कह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता मित्र हैं राकेश जी, कितने भले आदमी हैं, वो उतनी देर से बात कह रहे हैं सरकार की उपलब्धियों पे, लेकिन दो ही बातें बता रहे हैं। शौचालय बनाए हैं, खाता खोले हैं, मतलब 9 साल में। और भारत के प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नहीं हार रहे हैं, उसके बाद मैं तो राकेश जी की बात को बड़ा कहता हूं कि 10 साल में कुछ दूसरा काम नहीं कर पाए, जो बता सक रहे हैं वो बात कहते हैं। हमने शौचालय बनाया है, हमने खाता खोला। भाई बेरोजगारी पे भी बताइए, कुछ किसानों पे भी बताइए, कुछ शिक्षा का स्तर बताइए, कुछ अस्पताल बनवाए उस पे बताइए, कुछ बिजली पैदा करने के संयंत्र लगाए उस पे बताइए। क्या खाते खोलने चल जाएगा काम? शौचालय पैसे कहां से हो जाएगा? 27 लाख करोड़ रुपए आम आदमी। ठीक है, बहरहाल देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में भारत न्याय यात्रा जब मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी, क्या कुछ इसका असर निकलकर सामने आएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तरह क्या ये यात्रा भी कांग्रेस के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करती नजर आएगी, जो आने वाले चुनावों में फायदे का सौदा साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। या रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें JK 24/7 न्यूज के साथ।